हाय दोस्तों, कैसे आप सभी। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशल स्टडीज बाय शान में। आज हम मिट्टियों के प्रकार के तो पढ़ चुके हैं, मृदा के बारे में पढ़ चुके हैं। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कितनी प्रकार की मृदाएं हैं, आज हम उसके दोस्तों प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत की काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है और भारत के कई राज्यों में पाई जाती हैं और इस पे सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी भारत में मुख्य रूप से उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां बड़ी नदियां बहती हैं और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती है। यह मिट्टी गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के मैदानी में अधिक पाई जाती है। भारत में जलोढ़ मिट्टी पाए जाने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, असम, झारखंड। इन राज्यों में मिट्टी पाई जाती है। इसमें होने वाली जो फसलें हैं दोस्तों, वो हैं धान, गेहूं, तिलहन, दलहन, सब्जियां। ये सभी प्रकार की फसलें जो हैं इस मिट्टी में उपजाई जाती हैं और ये काफ़ी अत्यधिक मात्रा में उपजाई जाती हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। समोच्च कृषि जो होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। समोच्च कृषि एक प्रकार की कृषि पद्धति है जिसमें पहाड़ी या ढलानदार भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाकर खेती की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य मृदा अपर्दन यानी मिट्टी का कटाव को रोकना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना होता है। समझ में आया दोस्तों। कहने का मतलब है कि पहाड़ों पे जो है अगर बारिश होता है, पहाड़ों पे अगर बारिश होगा, मान लीजिए पहाड़ है, इस पे अगर बारिश होता है तो इसकी जो मिट्टी जो है ये ऊपर से नीचे हुई बहती आती है। ऊंचाई पे है तो कहाँ आएगी, बहती हुई नीचे आ जाती है। तो इसको रोकने के लिए इसमें पट्टीदार खेती भी की जाती है, यानी थोड़े थोड़े दूरी पर पट्टी लगा दी जाती है ताकि मिट्टी बह के नीचे न जाए। उसके बाद इस पे झाड़ियाँ भी लगा दी जाती हैं, पेड़ पौधे भी लगा देते हैं, पट्टी का कृषि भी की जाती है ताकि मिट्टी का कटाव ना हो, वहाँ पे पानी रुक सके और उसका जो फसल है वो हो सके। इसलिए इसे समोच्च कृषि कहते हैं। तो इसके बारे में आगे देख लेते हैं दोस्तों। समोच्च कृषि की विशेषताएं, मिट्टी का कटाव रोकती हैं जब पानी बहता है। दूसरा हो गया जल संरक्षण में सहायक, पानी को सोखने में मदद मिलती है जिससे नमी बनी रहती है। फसलों को लाभ मिलता है, फसलों को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। उपज में वृद्धि, नमी बनी रहने से फसलों की बेहतर उपज होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला सवाल देखते हैं कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। पवन अपर्दन वाले यानी जहां पे हवा जो है वो तेज होती है, वैसे क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो आपका उत्तर हो गया दोस्तों, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने और कृषि उत्पादन बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कृषि पद्धतियों को अपनाई जाती है। पहला हो गया आपका आच्छादन फसलें यानी कवर क्रॉप्स। मिट्टी को ढकने के लिए घास या अन्य फसलें उगाई जाती हैं जिससे मिट्टी उड़ने से बचती है। जी, अगर मिट्टी क्या होती है, अगर हवा तेज चलेगा, मिट्टी सूखी है तो क्या होता है, वो उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं कि खेतों के किनारे किनारे जो हमको बोलते हैं, पगार बोलते हैं, यारी बोलते हैं या मेड़ बोलते हैं, उस पे क्या करते हैं, वो छोटे छोटे घास के पौधे लगा देते हैं। छोटे छोटे घास के क्या लगाते हैं, पौधे लगा देते हैं, झाड़ियाँ लगा देते हैं, ताकि अगर हवा बहे तो पहले तो वो हवा को रोक सकती है, उसके बाद मिट्टी उड़ के ना जाए उसको भी रोकती है। तो पहला तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद हो गया आपका पट्टिका कृषि। खेत को संकरी पट्टियाँ, खेत को क्या होता है कि खेत की संकरी पट्टियों में विभाजित कर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं जिसमें पवन की गति कम होती है। ये भी एक कृषि है। तीसरा क्या हो गया, काउंटर खेती। ढलानों पर समान ऊंचाई वाली रेखाओं के साथ की जाती है जिसमें मिट्टी का कटाव कम होता है। तो दोस्तों, ये सब मिला जुला के कह रहा है कि हमें एक
पवन से जो नुकसान होती है खेती को, उसको रोकने के लिए हम निम्न प्रकार के उपाय करते हैं। उसी उपाय को हम कृषि पद्धति के नाम से जानते हैं, जो पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में की जाती है। अगला सवाल है दोस्तों आपको, अगला सवाल है, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? नदी डेल्टा सबसे बड़ा कौन सा है अपना, बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। नदी डेल्टा जो है ये हमारा सुंदरबन डेल्टा जो है, ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसको आज हम देखेंगे दोस्तों। चलिए हम पढ़ते हैं। भारत में नदी डेल्टा का विकास मुख्य उन क्षेत्रों में हुआ है जहां बड़ी नदियां समुद्र में मिलती है और अपने साथ लाई हुई मिट्टी को जमा करते हैं। ऐसे प्रमुख डेल्टा क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं। यहाँ पे मैंने उनके नाम दे दिए हैं: गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, महानदी डेल्टा। ये भारत की कुछ महत्वपूर्ण डेल्टाएं हैं जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, और उसके कहाँ कहाँ ये बनती है वहाँ पे उसका मैंने नाम भी लिख दिया है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है, ये सुंदरबन डेल्टा जो बनता है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के हिस्से में पाया जाता है। गोदावरी डेल्टा हो गया आंध्र प्रदेश में, कृष्णा डेल्टा हो गया आंध्र प्रदेश में, महानदी डेल्टा हो गया उड़ीसा में। ठीक दोस्तों, तो ये सभी जो डेल्टाएं हैं वो हमारे भारत में पाई जाती हैं। अब इन डेल्टाओं में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इन डेल्टा क्षेत्रों में भारत की जो मिट्टियां पाई जाती हैं, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। पहले ही मैंने आपको बता दिया, मृदा में ही बता दिया भारत की कितनी प्रकार की मृदा। तो उसी में मैंने आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है कि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जो भी पदार्थ होते हैं वो सब मिलकर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करते हैं। और जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके। जलोढ़ मिट्टी बार बार हर जगह आ रहा है, तो ये आने वाले एग्जाम में जो मैट्रिक का एग्जाम होगा, 2026 का एग्जाम होगा, उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपको। तो मिट्टियों के बारे में खास करके आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, और समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं उसे और बेहतर से आने वाले फाइनल एग्जाम में मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें उसको बहुत अच्छे से आपको समझा सकूं। तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी होती कैसी है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है? काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए उपजाऊ सिल्ट, रेत और गाद से बनी होती है। मैंने पहले आपको बता दिया है। फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है, खासकर चावल, गन्ना, गेहूं, दलहन आदि के लिए। इसमें सब्जियां भी होती हैं। जल धारण क्षमता अच्छी होती है, इसमें जल को धारण करने की क्षमता भी अच्छी होती है। इसका रंग कैसा होता है? तो रंग इसका हल्के भूरे या पीले रंग का होता है। अगला सवाल है दोस्तों आपका कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? जो फसल चक्रण होता है, फसल चक्रण का मतलब हो गया कि एक ही खेत में कई प्रकार की फसलें की जाती हो, यानी दोहराई जाती हो। फसल चक्रण यानी अभी गेहूं का सीजन चल रहा है, मौसम चल रहा है, तो अभी गेहूं की फसलें होंगी, उसके बाद धान, तिलहन, दलहन, ये सारी फसलें मिला जुला के चलती रहती है, सालों भर रिपीट होती रहती, दोहराता रहता है। उसी को क्या कहते हैं? फसल चक्रण। तो फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, इसको हम पढ़ेंगे कि जो फसल चक्रण है वो मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। यानी लगातार कई प्रकार के फसल अगर खेतों में उपजाते हैं तो वो किस प्रकार मिट्टी के संरक्षण में किस प्रकार सहायक होती है। तो इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों कि खेतों की मिट्टी में एक ही प्रकार की फसल लगाने से, जैसे धान, गेहूं, अगर हम फसल लगाते हैं, एक ही प्रकार के फसल लगाते हैं खेतों में, तो क्या होता है? उससे उसके पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। उससे उसके पोषक तत्वों में क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम खेतों में कोई एक ही प्रकार की फसल लगाएंगे तो पहले तो उस खेत की नमी चली जाएगी, क्योंकि वो काफी समय तक बंजर रहेगा, जिस वजह से वो उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अलग अलग तरह के फसलें खेतों में लगाने चाहिए, जिससे खेतों को पोषक तत्व मिलते रहें। कई सारे दलहन जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन होते हैं, जड़ों में नाइट्रोजन पाए जाते हैं, जिससे मिट्टी को भी नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग तरह के खेतों में कृषि करने से खेतों के
संरक्षण में, मिट्टी के संरक्षण में मदद मिलती है। वही दोस्तों सवाल है आपका, आगे देखते हैं, की जाती है और मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए फसल चक्रण विधि का इस्तेमाल करते हैं। इस विधि में हम खेतों में कई प्रकार के फसलें लगाते हैं, जैसे दलहन, तिलहन, धान, गेहूं आदि। ये सारे फसलें लगाते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता बना देते हैं, उसकी गुणवत्ता बढ़ा देते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो मृदा है, उसका संरक्षण भी होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके जो सवाल हैं, ये पार्ट 2 का खत्म हो गया, मृदा का संरक्षण खत्म हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे जल के बारे में। तो दोस्तों अब जो वीडियो चलेगा वो कंटिन्यू चलेगा, लगातार वीडियो बनेंगे और आप इसको ध्यान दीजिएगा। और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें, मृदा से जुड़े जो सवाल हैं काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। जो ऑब्जेक्टिव भी थे वो भी काफी ऑब्जेक्टिव थे। तो इसको दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से लिख सकते हैं, इसको आप सेव कर सकते हैं, इसको आप पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।